बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज हम बात करेंगे जी पाकिस्तान रशिया रिलेशंस की, और देखेंगे कि पाकिस्तान और रशिया के जो रिलेशंस हैं वो कैसे रहे, यानी पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं रूस के साथ। इसमें हम सबसे पहले हिस्ट्री डिस्कस करेंगे जी पाकिस्तान रशिया रिलेशंस की। हम देखेंगे कि 1947 से लेके 1970 तक कैसे रिलेशंस रहे, उसके बाद 1970 से 77 तक कैसे रहे, और 1977 से 2018 तक कैसे रहे, और उसके बाद 2018 या 2014 के बाद जो है वो ऑनवर्ड कैसे पाकिस्तान के जो रिलेशन हैं वो रहे रशिया के साथ। फिर हम करंट देखेंगे जो आजकल क्राइसिस बना हुआ है कि भाई किस तरह से आपने देखा कि कहा जा रहा है कि भाई रशिया का जो है वो दौरा किया गया और उसके बाद जो है वो पीटीआई की जो गवर्नमेंट है उसको घर भेज दिया गया। तो ऐसा क्यों है और इसमें कितनी जो है वो सदाकत है, और चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हम देखेंगे कि क्या क्या जो है वो चैलेंजेस हैं और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं अगर हम रशिया के साथ जो है वो अपने रिलेशन को आगे लेके जाते हैं एज ए स्टेट। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात अगर हम देखें हिस्टोरिकली तो हमारे जो रिलेशंस जो हैं वो रशिया के साथ जो है वो ताल्लुकात जब इस्टेब्लिश हुए, तो जिस टाइम पाकिस्तान बना 1947 के अंदर, तो हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो उसने आज़ादी हासिल की यूके से। तो अब यूके जो है वो उस टाइम पे स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, हम ये कह सकते हैं उस टाइम पे यूएस का। ठीक है, और जो यूएस है उसकी एक वॉर लगी हुई थी, कोल्ड वॉर जिसको हम कहते हैं, यानी कि सर्द जंग जिसको हम कहते हैं। तो ये कोल्ड वॉर जो थी वो यूएस की जो है वो लगी हुई थी रशिया के साथ, जो कि रशिया था उस टाइम पे उसको यूएसएसआर कहा जाता था, ठीक है जी, या सोवियत यूनियन कहा जाता था। तो इसका मतलब अल्टीमेटली हमारे लिए ये मुश्किल था कि हम उनके साथ रिलेशंस को इस्टेब्लिश करें। तो हमने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए 1 मई 1948 को, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे बन गए उनके साथ। ठीक है, हमारी एम्बेसी ने वहां पे काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब वो रिलेशंस आगे जो है वो डेवलप करने थे, तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी। पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल थी और इंडिया के लिए भी मुश्किल थी, क्योंकि दोनों ही जो रियासतें थीं इन्होंने जो आज़ादी हासिल की थी वो की थी यूके से। ठीक है, और यूके और यूएस जो है ये पार्टनर थे यूएसएसआर की वॉर के अंदर, या जो कोल्ड वॉर थी उस कोल्ड वॉर के अंदर जो पूरे का पूरा एक एरा था कोल्ड वॉर का। ठीक है, तो अब हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस यहाँ पे इनके साथ स्टार्ट हो गए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमारे जो रिलेशंस हैं वो ओवरऑल, अगर हम जैसे मैंने कहा कि हमारे ओवरऑल रिलेशंस जो है वो रशिया के साथ कभी भी अच्छे नहीं रहे, और उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही रीज़न है कि हमने यूके से आज़ादी हासिल की। तो इंडिपेंडेंस के बाद कोल्ड वॉर चल रही थी, तो कोल्ड वॉर में हमें लाजमी बात है किसी न किसी साइड पे जाना ही था, किसी न किसी ब्लॉक का हिस्सा बनना था। या तो हम यूएस ब्लॉक का हिस्सा बन सकते थे या यूएसएसआर ब्लॉक का हिस्सा बन सकते थे। तो अल्टीमेटली जब हमने यूके से आज़ादी हासिल की और यूके जो है वो ब्लॉक था यूएस का, तो हमें भी जो है वो यूएस का ही पार्ट बनना था। तो हमने जो है वो यूएस ब्लॉक को चुना और यूएस ब्लॉक की तरफ हम गए। ठीक है, ब्लॉक पॉलिटिक्स थी उस टाइम पे। तो ब्लॉक पॉलिटिक्स में एक साइड पे कैपिटलिज्म था, मैं बहुत दफ़ा इसका जिक्र कर चुका हूं, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। और एक साइड पे कैपिटलिज्म था, यानी कि सरमायादारी जो है वो सिस्टम था, यूएस जिसको लीड कर रहा था। और दूसरी साइड पे कम्युनिज्म, जो कि एक नया निज़ाम आया था जिसके ऊपर जो है वो रेवोल्यूशन आया था रशिया के अंदर, तो कम्युनिज्म था। अब कम्युनिज्म डेमोक्रेसी के अपोजिट है, तो अब कैपिटलिज्म जो है वो सपोर्ट करता है डेमोक्रेसी को और इंडिविजुअल को या स्टेटस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। तो अल्टीमेटली जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी स्टेटस को ही मौजूद था उस टाइम पे भी, और अभी भी हम देख रहे हैं अभी भी स्टेटस को या कैपिटलिज्म ही है पाकिस्तान के अंदर। तो हमारा नेचुरल था कि हमने यूएस के साथ ही जाके जो है वो अपने रिलेशंस को बनाना है या उसके साथ डेवलप करना है। तो हम क्योंकि एक वीक थे, अब सवाल ये है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमने डेवलप ही क्यों करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि हमने यूएस के साथ या रशिया के साथ डेवलप ही क्यों करना है। तो सिंपल बात ये है कि जब एक नई स्टेट बन रही है, जहां पे दो स्टेट्स बन रही हैं पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, तो पाकिस्तान और इंडिया को किसी ना किसी को तो ज्वाइन करना है। अब इनके फाइनेंशियल कंडीशन तो ऐसी है नहीं कि ये खुद को जो है वो खुद मैनेज कर सकें, और स्पेशली पाकिस्तान की जो कंडीशन थी, जिस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था 3 जून प्लान के अकॉर्डिंगली, तो उस टाइम पे पाकिस्तान से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, या इंडिया ने जो है वो इंडियन लीडर्स ने सरेआम कहा था कि भाई पाकिस्तान जो है बहुत जल्द दोबारा से इंडिया का हिस्सा बन जाएगा। ये अभी गुस्से में इन्होंने पार्टीशन की है। तो आप अंदाजा करें, अगर ऐसे अंदाजे किए जा रहे तो एक बहुत ही वीक पार्टीशन थी, जिसमें हमें ना इंडस्ट्री मिली, ना हमारे पास कुछ और था, ना हमारे पास, यानी हर तरह के क्राइसिस ही थे। तो ऐसे क्राइसिस में हमें किसी ना किसी पावरफुल अलाई की जरूरत थी ताकि हमें सपोर्ट मिल सके, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट हमें मिल सके। तो हमारा जाना जरूरी था। तो ये हमारे पास क्यों का आंसर है। तो हमने फिर क्या किया जी, हमने ज्वाइन किया किसको जी, यूएसए ब्लॉक को, यानी अमेरिकन ब्लॉक को ज्वाइन किया। अब इसमें रीजंस हैं कि हमने क्यों यूएसए ब्लॉक को ज्वाइन किया, ये मैं ऑलरेडी यूएस
पाकिस्तान रिलेशन में डिस्कस कर चुका हूं, तो शॉर्टली हम यहां पे इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रीजन, जैसे मैंने कहा, कैपिटलिस्ट क्लास का। रूलिंग क्लास जो थी वो स्टेटस को है, ठीक है। स्टेटस को का मतलब यही है कि जो रूल कर रहे हैं वही रूल करते रहे। अगर बाप है तो उसके बाद बेटा, बेटा है तो उसके बाद बेटा। आप देखें अभी भी पाकिस्तान के अंदर यही स्टेटस को मेंटेन है, ठीक है। और जितने गरीब मालिक आपको देखेंगे, इन सब गरीब मालिक में जो डेमोक्रेसी है, जो जमहूरियत जिसको हम कहते हैं कि भाई आवाम की आवाज है, तो वहां पे हमें जमहूरियत का ऐसा ही रूप देखने को मिलेगा स्टेटस को का। तो पाकिस्तान आजाद तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट थी, जिसको रूलिंग एलीट या रूलिंग क्लास हम कहते हैं, ठीक है, वो रूलिंग एलीट सारी की सारी कैपिटलिस्ट थी, बिजनेसमैन लोग थे, सारे के सारे अशराफिया का हिस्सा थे, ठीक है, या खुद अशराफिया उसके शामिल थे। तो अल्टीमेटली हमें जो है वो जाना था किसकी तरफ? कैपिटलिस्ट ब्लॉक की तरफ, ना कि हम कम्युनिस्ट ब्लॉक की तरफ जाते। दूसरा रीजन था ब्रिटिश इंडिपेंडेंस। जैसे मैंने कहा कि हमने बरतानिया से अगर आज़ादी हासिल की तो अल्टीमेटली, और हमारी आज़ादी कंप्लीट भी नहीं थी, ठीक है, अभी हम डोमिनियन का हिस्सा ही थे 1956 तक, क्योंकि हम 1956 तक अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सके। 1956 में हमने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे जो है अपना पूरे का पूरा आज़ादी हासिल की, कंप्लीट सोवरेनिटी हासिल की, हाकमियत हासिल की। क्योंकि 1956 तक जो हमारे पास जो सिस्टम था वो गवर्नर जनरल का था, आपको पता है। तो गवर्नर जनरल का जो हल्फ है वो ताज बरतानिया के अंडर लिया जाता था। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था वो इंडियन एक्ट था 1935 का, 1935 का जो इंडियन एक्ट था। तो हम तो कंप्लीट आज़ाद भी नहीं हुए तब तक, जब तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया। तो कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में बना, तो हमने जो कंप्लीट आज़ादी है, ठीक है, जो हमारा सिकंदर मिर्जा साहब पहले सदर बने फिर पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, तो वो कंप्लीट आजादी 1956 में हासिल की। तो उससे पहले तो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस था सारे का सारा। तो इसका मतलब हमें वैसे ही जो है वो कम्युनिस्ट ब्लॉक हम ज्वाइन नहीं कर सकते थे। थर्ड क्या है जी? अब कम्युनिज्म जो है वो हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम ये कहते हैं कि कम्युनिज्म जो है वो एंटी इस्लाम है, कि इस्लामिक टीचिंग्स जो है वो कम्युनिज्म को सपोर्ट नहीं करती। अब ये कम्युनिस्ट सिस्टम के अंदर मैं डिस्कस करूंगा, यहाँ पे हम इसको डील नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मजहबी तबका था उसको भी ये बात पसंद नहीं थी, या वो भी इसको कभी कबूल ना करता कि हम कम्युनिस्ट ब्लॉक की तरफ या रशिया की तरफ अपने रिलेशंस बढ़ा रहे हैं। और नंबर 4, इंडिया जो है, ये बाद में बना, लेकिन ये है कि इंडिया ने अपने रिलेशंस जो हैं वो यूएसएसआर के साथ इस्टेब्लिश कर लिए थे। गो कि वो उसने कहा कि हम नॉन अलाइंड मूवमेंट हैं, यानी ये जो व्हाइट कलर के यहाँ पे आपको कंट्रीज दिखाई दे रहे हैं, ये वो मुल्क हैं जो किसी का हिस्सा नहीं थे, किसी अलायंस का हिस्सा नहीं थे, ना यूएसएसआर का और ना जो है वो यूएस का, ना अमेरिका का, ना रशिया का हिस्सा रहे हैं। तो फिर भी इसने जो है वो अपने रिलेशन इंडिया ने जो है वो रशिया के साथ इस्टेब्लिश किए, तो पाकिस्तान ने फिर जो है वो यूएस के साथ इस्टेब्लिश किए। तो ये बेसिक 4 रीजंस हैं जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो उसने क्या किया जी, रशिया के साथ अपने रिलेशंस को बढ़ाया। अब इसके बाद जब रिलेशंस को बढ़ाया तो हमने ये देखा कि 1960 तक जो है ऑलमोस्ट हम जो है वो रशिया काफ़ी ज़्यादा अमेरिका की जो है वो दोस्ती में आगे जा चुके थे, जिसमें हमने सेंटो 1955 के अंदर और सीटो 1954 के अंदर जो है हमने जो अलायंस बना था यूएसएसआर के अगेंस्ट में, ये जो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में जो है वो अलायंस बना, तो इसका हम हिस्सा बन गए। अमेरिका की तरफ से इसका हम हिस्सा बन गए सीटो और सेंटो के अंदर। कि ये सीटो और सेंटो बनी इसीलिए थी कि भाई रशिया जो है इसको सेंट्रल एशिया के अंदर आगे बढ़ने से रोका जाए, ठीक है, जो बगदाद तक भी को कहा गया, और उस दूसरे यहाँ पे साउथ चाइना सी जो है इस साइड पे इसको रशिया को आगे से बढ़ने से रोका जाए। तो सीटो और सेंटो जो है ये मुआहदे हुए और पाकिस्तान में शामिल हुआ, और पाकिस्तान ने से फायदा उठाया। कैसा फायदा? आर्मी का जो है हमारा फायदा हुआ, स्ट्रेटेजिकली हमें काफी ज्यादा हेल्प भी मिली। अब इन सीटो सेंटो के मुआहदों में फिर अल्टीमेटली हमें जो है फिर उनका कुछ ना कुछ ख्याल भी रखना था, पास भी रखना था, ठीक है। तो उसी पास के लिए हमने फिर क्या किया जी, जुलाई 1957 के अंदर एयर बेसिस जो है वो सीआईए को दी। तो पेशावर एयर बेस जो है हमने खास करके सीआईए के हवाले की, और ये किस लिए की? ताकि जो है वो सीआईए से यूज कर सके सोवियत यूनियन के ऊपर सर्विलेंस के लिए, या चाइना के ऊपर सर्विलेंस के लिए से यूज कर सके। जो मेन पर्पस था वो सोवियत यूनियन ही था। तो हमने इसे बेसिस दिन, जो डिबेट आजकल भी आपको पता है लगी है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे रशिया बैठा है तो उसको अगर यहाँ पे नजर रखनी है तो अल्टीमेटली उसको यहाँ पे कोई ना कोई रीजनल पार्टनर चाहिए ही चाहिए। अयूब खान का एरा जो है वो स्टार्ट हुआ 1958 के अंदर, जब मार्शल लॉ लगा पहला, ठीक है। तो उस टाइम पे अयूब खान साहब के एरा में ये कहा जाता था कि भाई एक बैलेंस्ड अप्रोच है पाकिस्तान की, जो कि मैं जैसे समझता हूं कि एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही थी, क्योंकि अयूब खान साहब को जो अमेरिकन विजिट में जो उनको प्रोटोकॉल दिया गया वो सिर्फ इसीलिए दिया गया। एक तो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान उस टाइम पे एक ग्रोइंग कंट्री था, तरक्की कर रहा था, इस वजह से पाकिस्तान को इज्जत मिली। गो कि शायद ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की कितनी होगी उस टाइम पे कि जब अमेरिका के मुकाबले में, तो फिर भी इतनी हरगिज नहीं
हो सकती कि उन्हें जो है वो स्टेट विजिट का इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल मिले। तो उस प्रोटोकॉल के पीछे जो रीज़न था वो यही था कि उनको पता था कि जो पाकिस्तान है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए अगेंस्ट सोवियत यूनियन या रशिया के ऊपर जो उन्होंने नज़र रखनी थी, तो उसके लिए ज़रूरी है, जिसके लिए उन्होंने इतना प्रोटोकॉल दिया। उस प्रोटोकॉल के बाद और वैसे भी हमारे जो आर्मी की टाइज थी, क्योंकि आर्मी ने खुद को स्ट्रांग करना था, एक नई स्टेट थी, तो अल्टीमेटली उन्हें यूएसए जैसा मेंबर मिला जहां से उन्हें फंडिंग भी मिल रही थी सब कुछ। तो ये बहुत मुश्किल था कि वो बैलेंस स्ट्रेटेजी बना सकते या बैलेंस फॉरेन पॉलिसी बनाते। तो ये बात जो है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की हद तक ही है। तो ये प्रो अमेरिका ही रही हमारी फॉरेन पॉलिसी यहाँ पे भी, और रशिया के अगेंस्ट ही हम गए। तो इसका मतलब हमारे जो रिलेशंस थे वो रशिया के साथ मुसलसल खराब ही चले आ रहे हैं। उसके बाद फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें मजीद हमारे हालात खराब हो गए कि 1 मई 1960 को पेशावर एयर बेस से जो है वो सीआईए का एक जो है वो जहाज उड़ा, और ये जहाज उड़ के रशिया में गया। तो रशिया में इसको जो है वो गिरा दिया गया, और उसका इल्ज़ाम फिर बाद में पाकिस्तान पे लगा कि रशिया को पता चल गया कि पाकिस्तान जो है उसने अपनी एयर बेसेस जो हैं वो अमेरिका को दी हुई हैं। तो इसके ऊपर रशिया काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हुआ। तो ये पाकिस्तान की तरफ से ये क्लेम किया जाता है कि पाकिस्तान को पता ही नहीं था, या पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है खास करके उसको पता नहीं था कि ये वो बताए बिना ही जो है वो उड़ गया सर्विलेंस के लिए, और जाके उसने रशिया के ऊपर जो है वहाँ पर जासूसी की और वो पकड़ा गया। तो इसका फिर उसने बदला भी लिया रशिया ने। तो यहाँ से हमारे जो हालात थे 1960 के इस इंसिडेंट के बाद से, इस वाक़या के बाद से हमारे जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। और इसका जो हमें रिज़ल्ट देखने को मिला वो रिज़ल्ट हमें हमारी जो वॉर्स हैं उसमें देखने को मिला। खास करके 1965 की वॉर जो थी इसमें हमें देखने को मिला जब जो रशिया है उसने बहुत बढ़ चढ़ के जो है वो इंडिया की मदद की अगेंस्ट हमारी, ठीक है जी, इंडिया की मदद की। तो ये हमारे लिए बहुत नुकसान था। इसी तरह 1971 में जो बांग्लादेश हमसे जुदा हुआ, तो उसमें भी हम ये मानते हैं कि अमेरिका ने अपना रोल प्ले नहीं किया, या हमारी जो मदद है जो सीटो सेंटो में उसने करनी थी, जो एक अलायंस था उसके तहत हमारी मदद नहीं की, जिस वजह से इंडिया ने जो है वो वॉर की और हमारे 93,000 सोल्जर्स और फौजी वगैरह जो है वो चले गए। तो बांग्लादेश भी हमसे जुदा हुआ। तो ये दोनों वॉर जो थी 1971 की और 65 की वॉर, ये रशिया ने अपना बदला लिया। इसका मतलब ये बहुत ही स्वेर किस्म के हालात जो है हमारे चल रहे थे रशिया के साथ इस दौरान। तो कोई भी अच्छे हालात हमारे नहीं रहे। उसके बाद 1971 के बाद जो है 1971 से 77 जो है, जब भुट्टो साहब की हुकूमत और उसके बाद याहिया साहब की हुकूमत चली गई, ठीक है, और बांग्लादेश भी जुदा हो गया, तो अयूब खान साहब की हुकूमत चली गई, तो भुट्टो साहब की हुकूमत यहाँ पे आ गई। अब जब भुट्टो साहब की हुकूमत आई तो भुट्टो साहब के दौर में ये वाहिद दौर था, ये वाहिद एरा था जिसमें हमारे रशिया के साथ जो ताल्लुकात थे वो बहुत अच्छे रहे, यानी बहुत ही अच्छे ताल्लुकात सिर्फ इन्हीं 7 सालों के अंदर रहे। और उसका रीज़न था, उसका रीज़न भुट्टो की जो आइडियोलॉजी थी वो थी, ठीक है। अब यहाँ पे भुट्टो की कंप्लीट आइडियोलॉजी के ऊपर बात नहीं करते, लेकिन सिंपली मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि भुट्टो को माना जाता है एक सोशलिस्ट लीडर। अब जैसे रशिया जो है हम ये मानते हैं वो कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट स्टेट है, तो भुट्टो भी सोशलिस्ट ख्यालात के मालिक थे और गरीबों की बात किया करते थे। और उनके ख्याल में गरीबों को आगे लेके जाना है तो सरमायादारी जो निज़ाम है, सरमायादारा निज़ाम है, इसके अगेंस्ट में हमें काम करना होगा। इसलिए उन्होंने सरमायादार जितने भी कैपिटलिस्ट थे या जो बड़े बड़े ज़राअत के टाइकोन वगैरह थे, लैंड ऑनर्स थे, उनसे ज़मीनें भी लीं, उनको जो है गरीब लोगों में बांटा और पाबंदियाँ लगाईं, और जो है ना जितने भी हमारे नवाब वगैरह थे उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाईं, उनसे ज़मीनें ले ली। तो इसका मतलब यह है कि उनकी जो पॉलिसीज़ थी भुट्टो साहब की वो सोशलिस्ट पॉलिसीज़ थी। ओवरऑल मैं बात करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो सोशलिस्ट पॉलिसीज, तो उन्होंने सोशलिस्ट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई थी गरीबों के लिए, और गरीबों की बात करते थे कि भाई मैं गरीबों का लीडर हूं। तो अल्टीमेटली उन्होंने फिर जो है अमेरिका के बजाय जो है रिलेशन अपने स्टैब्लिश किए रशिया के साथ। एक रीजन इसका ये था। बाकी अगर हम इसके रीजंस की बात करें कि और क्या क्या रीजंस थे कि भुट्टो साहब ने क्यों जो है वो अमेरिका के बजाय जो है वो रशिया को चुना, और इसी दौरान उन्होंने सीटो और सेंटो के जो मुआहदे थे उनसे भी पाकिस्तान को पीछे कर लिया, क्योंकि जब उन मुआहदों ने हमें वॉर्स के अंदर हेल्प ही नहीं की तो हमें भुट्टो साहब ये समझते थे कि हमें जो है वो अमेरिका की तरफ नहीं जाना, क्योंकि अमेरिका जो है वो मफाद परस्त है। तो उसमें सबसे पहला जो स्लोगन है वो था रोटी कपड़ा और मकान का, जो कि एक सोशलिस्ट स्लोगन है कि भाई आपको जो है वो ये चीज़ें स्टेट को प्रोवाइड करनी चाहिए, आपके जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, बेसिक नीड्स हैं, स्टेट को प्रोवाइड करनी चाहिए। तो सोशलिस्ट स्लोगन की वजह से, सोशलिस्ट थॉट्स की वजह से भुट्टो साहब ने रशिया को चूज़ किया अमेरिका के बजाय। दूसरा, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तरफ बढ़े, क्योंकि भुट्टो साहब ये समझते थे कि जब तक हम अमेरिका के अकॉर्डिंगली फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे तो हम तब तक आज़ाद नहीं हो सकते। तो वो जो आज़ादी का स्लोगन है, ठीक है, खुददारी का जो स्लोगन है, उसके बिहाफ पे भुट्टो साहब ने अमेरिका से खुद को आज़ाद करने के लिए ये फॉरेन पॉलिसी अपनाई कि भाई अगर हम अमेरिका से दूर जाएंगे तो हमें कोई दूसरा पावरफुल कंट्री चाहिए होगा जो हमारी खास करके डिफेंस नीड्स जो है वो पूरी कर सके। क्योंकि हमारा हमेशा से जो अमेरिका के साथ जो दोस्ती रही है उसमें सबसे जो बड़ा रीज़न रहा 90% तक का, वो हमारा डिफेंस नीड्स रही हैं, और 10% हमने जो उससे इकोनॉमिक हेल्प वगैरह जो ली वो ली। बाकी डिफेंस नीड्स थी, जो आर्मी बेस थी, मिलिट्री बेस हमारी नीड्स थी। तो उन्हें
फिर अल्टरनेट चाहिए था पाकिस्तान को, जिस वजह से उन्होंने रशिया को प्रेफर किया। थर्ड पे हम ये कहते हैं जी कि अमेरिकन जो रोल था, जो मैं कह चुका हूँ 65 और 71 वॉर्स के अंदर, इसके ऊपर भी भुट्टो साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि भाई अमेरिका ने जो है बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले किया या ना प्ले करने के बराबर या न्यूट्रल रहे इस दौर के दौरान, और हमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो इस वजह से भी जो है भुट्टो साहब ने ये फैसला किया कि वो रशिया के साथ रिलेशंस बनाएंगे। और नंबर 4 जो है भुट्टो साहब, जैसे मैंने कहा, स्टेटस को के और जो कैपिटलिस्ट क्लास थी इसके अगेंस्ट थे, क्योंकि भुट्टो साहब की जितनी स्ट्रगल थी वो सारी की सारी कैपिटलिस्ट क्लास के खिलाफ रही है और स्टेटस को के खिलाफ रही है। यानी गरीबों की जब बात करते हैं, अल्टीमेटली जो शख्स भी गरीबों की बात करेगा तो वो स्टेटस को के खिलाफ ही होगा। स्टेटस को का मतलब यही है कि वो जो अशराफिया बैठी हुई है, पिछले 70 साल से बैठी हुई थी, तो उस अशराफिया को तो भुट्टो साहब जानते थे, इवन वो खुद भी उसका पार्ट रहे हैं, ठीक है। तो वो इसके अगेंस्ट में थे, इसलिए वो चीज़ों को चेंज करना चाह रहे थे, ये था। इसी में फिर जो है वो 1973 के अंदर जो है वो स्टील मिल पाकिस्तान के अंदर जो है इस्टेब्लिश हुई रशिया की तरफ से, जो कि पाकिस्तान आज तक जो है वो उसको अपने बलबूते पे दोबारा से सेट नहीं कर सका। इतनी बड़ी स्टील मिल थी हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए, और इसके लिए भुट्टो साहब ने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी रशियन गवर्नमेंट से कि भाई वो अपने एक्सपर्ट्स यहाँ भेजें, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स जो है वो इसको यहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर पा रहे। तो वहाँ पे एक्सपर्ट आए और हमारे फर्स्ट टाइम जो है वो पीपल टू पीपल भी कम्युनिकेशन यहाँ पे हमारी इस्टेब्लिश हुई अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, ठीक है। और इसके बाद 1974 के अंदर खुद जो है वो भुट्टो साहब ने एक विजिट किया प्राइम मिनिस्टर के तौर पे रशिया का। तो ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का विजिट था जो कि उन्होंने रशिया का किया था। और इसी दौरान 1971 से लेके 1975 तक जो है वो पाकिस्तान के जो अमेरिका के साथ रिलेशन थे वो फ्रीज रहे, और यही वो सबसे की पॉइंट था, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिस वजह से हमने अमेरिका के साथ, रशिया के साथ जो है रिलेशंस बनाए। क्योंकि भुट्टो साहब जो है वो इन वॉर्स की वजह से, और ख़ास करके 1971 में जिन हालात में उन्हें हुकूमत मिली थी, तो उस टाइम पे जो अमेरिका का जो ज़्यादा प्रेशर था या जो ज़्यादा दबाव था वो हम देख रहे थे इंडिया की तरफ था। तो इसी वजह से उन्होंने रिलेशंस को यहाँ पे फ्रीज़ रखा यूएसए के साथ, और नतीजे के तौर पे फिर यहाँ पे उन्होंने किया। और बाकी जैसे हम जानते हैं कि उन्होंने इस्लामिक ब्लॉक बनाने की कोशिश की, या उन्होंने स्टार्ट किया इस्लामिक ब्लॉक के साथ साथ उन्होंने जो है वो एटम बम के लिए जो है वो एक पूरे का पूरा एक प्लान स्टार्ट किया। कहा कि भाई हम एक बहुत फेमस लोगों जैसे हम जो है वो घास फूस खाएंगे, एटम बम बनाएंगे, तो ये एक माना जाता है। तो इसमें भी जो है फिर वो अमेरिका के अगेंस्ट ही थे, और अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा धमकियाँ भी दी। अब ये सारी बातें वही हैं, और उनको भी बिल्कुल वैसे ही जैसे इमरान खान साहब ये कहते हैं कि भाई मुझे खत मिला। अब मैं किसी का ना प्रो हूँ ना एंटी हूँ, मैं ओवरऑल बातें कर रहा हूँ। तो उनको भी ये खत मिला था। इसी तरह से जो उन्होंने जो है वो माना जाता है कि जब वो खत मिला, बजाय इसके कि वो पार्लियामेंट में जाते, वो राजा बाजार चले गए और वहाँ पर जाके लोगों में जो है उस खत को लहरा के बताया था कि भाई ये देखें कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर को धमकियाँ मिल रही हैं। तो ये सारी बातें जो नेगेटिवली अमेरिका को पोर्ट्रे कर रही थी भुट्टो साहब की नज़र में, तो इस वजह से भुट्टो साहब ने खुल के जो रिलेशंस हैं वो बनाए रशिया के साथ। लेकिन उसका फिर हमने देखा कि उसका उन्हें खमियाजा भी भुगतना पड़ा कि भुट्टो साहब को फिर जो है वो अदालती कत्ल मानते हैं जी, कि उनको जैसे एक छोटे से जुर्म में जो है वो सजा दे के फांसी पर लटका दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो है माना जाता है कि भाई उन्होंने अमेरिका के अगेंस्ट गए, ठीक है। तो ये हमारा दौर जो है, सिर्फ ये दौर रशिया के साथ हमारे रिलेशंस का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1978 से लेके 1991 तक की, तो इस दौर में भी हमारे रिलेशंस बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गए। एक तो वॉर्स में उन्होंने हमारी सपोर्ट किया, अब हम डायरेक्टली रशिया के अगेंस्ट चले गए, क्योंकि हुआ ऐसा कि खास करके 1978 पर ही 1979 अगर हम यहाँ पर लिखें, ठीक है। तो 1979 में जब अफगानिस्तान के अंदर जो है वो रीजन उसके हम अगर देखते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या रीज़न था कि जो वहाँ पर वॉर स्टार्ट हो गई, ठीक है जी। तो जो वॉर रही 1979 से लेके 1988 तक, श्वेत अफगान वॉर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो उस वॉर के अंदर श्वेत यूनियन के अगेंस्ट में जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो सारे का सारा काम किया, या वहाँ पे पाकिस्तान के आईएसआई ने जो है वो सब किया। तो इसका मतलब हमारे रिलेशंस यहाँ पे ख़राब होने ही थे, क्योंकि ज़िया-उल-हक साहब, अब यहाँ पे दो बातें अपनी समझनी है। एक तो ये माना जाता है ज़िया-उल-हक साहब प्रो अमेरिका थे और प्रो इस्लाम थे। इन दोनों के ऊपर जो है वो बहुत सी बातें हैं, या खास करके प्रो इस्लाम के ऊपर कहा जाता है कि भाई वो क्योंकि जिहाद कल्चर पैदा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस्लाम का लिबादा ओढ़े रखा, अदरवाइज ज़िया-उल-हक का कोई ताल्लुक नहीं था इस्लाम से। ये एक उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है। अब जैसे मैंने कहा, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम किसी की साइड नहीं लेंगे। तो प्रो इस्लाम कुछ लोग मानते हैं कि नहीं भाई, उनसे ज़्यादा बड़ा जो है वो इस्लामिस्ट नहीं आया, और हम पाकिस्तान में आज अगर इस्लाम है तो ये सिर्फ जो है वो ज़िया-उल-हक साहब की वजह से है। तो दूसरा ये है कि ज़िया-उल-हक साहब एक्चुअली में आए ही क्यों थे, क्योंकि अगर हम ये देखें और ये मान लें कि भाई भुट्टो साहब जो है उनको उनके अंजाम तक किसने पहुंचाया, अदालतों के थ्रू किसने पहुंचवाया, आर्मी ने, एक मानी जाता है एस्टेब्लिशमेंट इसमें थी, ठीक है। तो अगर आर्मी ने पहुंचाया तो इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली भुट्टो साहब जो ज़िया-उल-हक जो थे वो प्रो अमेरिका थे। तो अगर प्रो अमेरिका थे तो उन्होंने जो है वो फिर अमेरिका के साथ मिलकर ही वॉर लड़नी थी, और अमेरिका की इंटरेस्ट थे। तो यही मौका अमेरिका को मिला कि भाई यही टाइम है, हमने अमेरिका को तोड़ना है,
ठीक है, सॉरी, रशिया को हमने तोड़ना है और उन्होंने पाकिस्तान की हेल्प ली हो, जिसमें सऊदी अरब ने भी सपोर्ट किया, उसके ऊपर मैं अलग से बात कर चुका हूँ ऑलरेडी अमेरिकन और सॉरी अफगानिस्तान की हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, नंबर सेकंड जो है वो जैसे मैंने कहा कि सोवियत अफगान वॉर थी, तो इसमें पाकिस्तान ने खुल के पार्टिसिपेट किया। थर्ड जो है वो सेल्फ डिफेंस पाकिस्तान का था कि पाकिस्तान के जो एनालिस्ट हैं वो ये मानते थे कि यार जो रशिया है वो कभी भी अफगानिस्तान तक नहीं रुकेगा, बल्कि उसे गर्म पानी चाहिए, तो अल्टीमेटली वो जो है वो कराची तक जाएगा और पाकिस्तान भी हमसे हासिल करेगा, गवादर तक वो पहुंचेगा। तो इसलिए हमने भी ये सोचा कि बजाय इसके पाकिस्तान को हम जो है वो बैटल ग्राउंड बनाए, उससे बेहतर है अफगानिस्तान को बैटल ग्राउंड बना दिया जाए। तो ये एक सेल्फ डिफेंस भी था। नंबर 4 पे अमेरिकन एड हमें मिलनी थी, और यही सबसे बड़ा जो रीज़न आज भी आप देख रहे हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात हो रही है कि हम आज़ाद नहीं हैं भाई, हम ग़ुलाम हैं क्योंकि हम अमेरिका के पैसों के ऊपर पलते हैं। तो यही बात है, अमेरिकन जो हमें इमदाद मिलनी थी उसी की वजह से हमने कहा भाई चलो हमें इमदाद मिलेगी, पैसा मिलेगा, बोरियां भर भर के हमें पैसा मिला भी, नो डाउट इन 10 सालों के दौरान पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत अच्छी रही और पैसा भी हमें बहुत ज़्यादा मिला, तो इस वजह से हम उसमें शामिल हो गए। और नंबर 5 जो है वो हमारा एटॉमिक जो प्रोग्राम था कि अमेरिका, अगर हम अमेरिका की साइड पर ना होते, ठीक है, और अमेरिका का साथ ना देते, तो अल्टीमेटली हम जो एटम बम बनाया हुआ शायद ना बना सकते, क्योंकि फिर अमेरिका ने इसके ऊपर भी पाबंदियां लगानी थी। लेकिन जब हम अमेरिका के साथ हो गए इस वॉर के अंदर, तो अमेरिका ने अपनी आंखें बंद कर ली, हमारे इंटरनल मामला से सारा फोकस जो कोल्ड वॉर के ऊपर किया। तो इससे हमारा जो एटॉमिक प्रोग्राम है उसको काफी ज्यादा मौका मिला कि इन 10 सालों के अंदर वो काफी ज्यादा फला फूला, हम ये कह सकते हैं कि यही 10 साल उसके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुए। तो कहीं पे पॉजिटिवली हमने अमेरिका को ज्वाइन किया और कहीं पे हमने नेगेटिवली रशिया के अगेंस्ट में ज्वाइन किया। तो अल्टीमेटली हमारा ये जो 10 साल थे ये रशिया के साथ बहुत ही बुरे रहे और डायरेक्ट वॉर में हम जो है वो रशिया के साथ आ गए। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, 1991 के अंदर कोल्ड वॉर का जो एरा था, ये जो सर्द जंग थी, ये सर्द जंग जो है वो ख़त्म हो गई। ठीक है, सर्द जंग ख़त्म कैसे हुई, जो सोवियत यूनियन था, ठीक है जी, सोवियत यूनियन जो है वो टूट गया यहाँ पे, क्योंकि सोवियत यूनियन को पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर, खास करके आईएसआई ने के ऊपर ये कहा जाता है कि भाई सारा सहरा उसके सहरा है कि उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया और उसके नतीजे के तौर पे उसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ अफगानिस्तान के अंदर। जब बहुत ज़्यादा लॉस हुआ तो सोवियत यूनियन जो है वो टूट गया। अब जब सोवियत यूनियन टूटा तो उसके बाद वो बना रशिया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एरिया था सोवियत यूनियन का, और उसके बाद जब टूटा तो फिर रशिया बना। तो अफगानिस्तान से उसको फिर यहाँ से यानी वापसी पे ये मिला कि वो रशिया बन गया, बल्कि सोवियत यूनियन जो था वो उसकी फेडरेशन बन गई, वो टूट गया सारे का सारा। तो 1991 से लेके 2000 तक रशिया खुद एक वीक गवर्नमेंट थी। हमने हमारे जो ताल्लुकात थे उसको इस्टेब्लिश ज़रूर किया, लेकिन वो उस लेवल के नहीं थे कि हम ये कह सकते हैं कि वो ताल्लुकात बहुत अच्छे हों या बहुत बेहतर हों, क्योंकि रशिया उस टाइम पे एक तो खुद भी बहुत गुस्से में था, पाकिस्तान की वजह से ही वो टूटा था, तो रिलेशन तो इस्टेब्लिश होने का सवाल पैदा नहीं हो सकता था। ठीक है, दूसरा वो खुद भी जो है अभी वो उनका नया कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो उसके हिसाब से जो है वो 1996 के बाद से वो अपने आप को सेट करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो ये हालात उस टाइम पे भी ऐसे नहीं रहे। उसके बाद अगर हम ये कहें, हमने इसी दौरान सेंट्रल एशियन जो नेशंस हैं जो कि रशिया से या यूएसएसआर से आज़ाद हुई थी, इनके साथ अपने रिलेशंस को बनाया था इसी दौरान, या खासकर 1991 में ही हमारे जो है वो ऑलमोस्ट सारी ये जो मिडिल ईस्ट की यहाँ पे जो सेंट्रल एशिया की जो नेशंस थी, ये जो कि यूएसएसआर का हिस्सा थी, इनके साथ हमने अपने ताल्लुकात को जो है वो इस्टेब्लिश कर लिया था, और डिप्लोमेटिक रिलेशंस, क्योंकि ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं सारे के सारे, तो इसलिए अल्टीमेटली इनके साथ हमारे रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे और अभी भी जो है हमारे इनके साथ रिलेशंस मौजूद हैं। इसके अलावा एक कॉमन परसेप्शन भी मिलता है, वो ये है कि भाई उसके बाद हमारा जो 1998 के बाद जो हमारी गवर्नमेंट्स बनी है, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स बनी है, खास करके 1999 तक, तो वो गवर्नमेंट्स जो है उनमें पीपीपी और पीएमएलएन ने दो बारियां ली, और ये दोनों ही प्रो अमेरिका थे। कि कहा यह जाता है कि भाई इनको अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर मिली है तो उसमें अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। अब जैसे मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, हम एक पॉपुलर परसेप्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि पॉपुलर परसेप्शन यही है कि पाकिस्तान में अगर गवर्नमेंट मिली तो उसमें अल्टीमेटली फिर अमेरिका का रोल भी है, क्योंकि दोनों ही कैपिटलिस्ट क्लास, अब पीपीपी गो की जो बनी थी वो भुट्टो की पार्टी नहीं थी, अब ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पार्टी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो पिछले 10 सालों में ज़िया-उल-हक साहब से टॉर्चर बर्दाश्त कर चुकी थी, और इस वजह से अब ये वो पार्टी नहीं रही थी जो पार्टी जो है वो सोशलिस्ट पार्टी थी। अब ये कैपिटलिस्ट पार्टी और कैपिटलिस्ट लोगों का इसके ऊपर जो है वो रूल था। इसी तरह से पीएमएलएन जो है वो खुद भी मानते हैं हम बिजनेसमैन लोग हैं, तो वो भी कैपिटलिस्ट थे, तो अल्टीमेटली उन्होंने भी अमेरिका के साथ ही रिलेशंस को रखना था। तो ये जो 1990 से लेकर 2000 का था, ये पाकिस्तान का भी एरा ऑफ आइसोलेशन ही था। एरा ऑफ आइसोलेशन इस हिसाब से था कि अमेरिका के साथ रिलेशंस थे, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा डल थे। अमेरिका ने भी प्रेस्टल वो अमेंडमेंट जो की उसके थ्रू पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां वगैरह लगाई थी, तो अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के रिलेशन नहीं थे, क्योंकि अमेरिका का मतलब पूरा हो चुका था। जब 1991 में सोवियत यूनियन टूटा तो उसके बाद अमेरिका का मतलब कोई नहीं था कि पाकिस्तान को फंडिंग करता, तो इसलिए वो ना पाकिस्तान रशिया की तरफ, यूएसए की तरफ था इस दौरान, ठीक है, और ना ही जो है वो रशिया की तरफ था। तो पाकिस्तान खुद ही जो है इन 10 सालों में इंटरनली पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस रहे हैं।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2001 की, तो 2001 में अमेरिका फिर से वापस आया तालिबान के लिए, ठीक है। जो 9/11 के अटैक्स हुए और 9/11 के अटैक्स का जो है वो तालिबान के ऊपर या अलकायदा के ऊपर जो है उसका इल्ज़ाम लगा, तो अलकायदा को ढूंढने के लिए जो है या उसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए जो है अमेरिका फिर से पाकिस्तान के पास आया। और माना जाता है जी मुशर्रफ साहब को कॉल की गई, जनरल मुशर्रफ जो है जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया हुआ था पाकिस्तान के अंदर, तो मुशर्रफ साहब जो हैं उन्होंने फिर इत्तेहादी नॉन नेटो अलाई बनने के ऊपर जो है वो कहा कि ठीक है हम आपकी हेल्प करेंगे, और यही जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहा। तो यहाँ से फिर जो है फिर दोबारा से हम अमेरिका के प्रो अमेरिका हो गए और एंटी रशिया। नेचुरली जब हम प्रो अमेरिका हुए तो एंटी रशिया ही हमें होना था। हम नॉन नेटो अलाई बने और हमने फिर से दोबारा से CIA को जो है यहाँ पे अड्डे दिए, और उसके बाद फिर से वहाँ से ऑपरेशन स्टार्ट हुआ अफगानिस्तान के अंदर। फिर हमारा आपने देखा कि हमारा खुद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ड्रोन अटैक्स हुए। 2003 में जनरल मुशर्रफ ने रशिया का विजिट भी किया, और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात रही है, लेकिन फिर भी हमारे वो जो रिलेशन थे जिस तरह इस्टेब्लिश होने चाहिए थे वो नहीं थे। गो कि अब रशिया जो है वो उस तरह से USSR नहीं था, वो रूस था, ठीक है। तो अब उसकी वो कोल्ड वॉर नहीं चल रही थी रशिया से, इसलिए हम रिलेशंस बना सकते थे, लेकिन फिर भी हमने जिस तरह रिलेशंस बनाने चाहिए थे वैसे रिलेशंस नहीं बनाए। फिर 2001 से 2014 तक की अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो अमेरिका तालिबान के लिए यहाँ पे रहा, और उसने कहा था 2014 में वो यहाँ से जाएगा, गो कि वो कंप्लीटली यहाँ से विड्रॉ उसने नहीं किया 2014 के अंदर। तो इस वजह से हमारे जो रिलेशंस थे वो अमेरिका के साथ ही रहे और हम प्रो अमेरिका ही रहे यहाँ पे। 2014 से 2022 तक की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का एक न्यू एरा जो है वो इस्टेब्लिश हुआ पाक रशिया ताल्लुकात के अंदर, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा रहा, और हम इसे कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव एरा दोबारा से रहा। यानी भुट्टो साहब का जो 1971 से 77 तक का जो एरा था वो काफ़ी पॉजिटिव था, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। उसके बाद अगर रशिया के साथ हमारे रिलेशन बने तो वो यही थे जो 2014 से लेकर 2022 तक हमने देखे, और अभी जो है करंटली जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो अब फिर से दोबारा से हम जो है अभी फिलहाल उस तरह की कंडीशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं शायद कि हमें फिर से, जैसे अब रशिया आइसोलेशन में चला गया, पूरी दुनिया उसके ऊपर पाबंदियां लगा रही हैं, तो पाकिस्तान को भी उनको फॉलो करना पड़ेगा और यूएस के प्रेशर के अंदर। तो रीजंस क्या हैं इस 2014 से 2022 के जो रिलेशन पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे रशिया के साथ, या जो फिर से रीस्टैब्लिश होना स्टार्ट हुए, उसमें सबसे पहला जो है वो अमेरिकन विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान है, ठीक है। कि अब जब अफगानिस्तान से अमेरिका वापस चला जाएगा तो अल्टीमेटली पाकिस्तान को एक बात पता है कि जो अमेरिका है वो मफाद परस्त है, कि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी, और हर कंट्री ही जो है वो मफाद परस्त होता है अल्टीमेटली, कि वो अपने मुल्क का मफाद देखता है, ठीक है। तो अमेरिकन जब यहां से वापस जाना है तो जब उसका इस रीजन के ऊपर कोई होल्ड नहीं होगा या कोई उसका इंटरेस्ट नहीं होगा तो पाकिस्तान को फिर किसी न किसी पावर की जरूरत तो पड़ेगी। तो इसका मतलब है पाकिस्तान को अल्टरनेटिवली फिर जो है किसी और पावर के पास जाना पड़ेगा। तो रशिया की तरफ उसने फिर देखना स्टार्ट किया। दूसरा भी अमेरिका यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर जो है वो डबल गेम का इल्जाम जो लगा रहा था, तो अल्टीमेटली हमें पता था कि वो अब हमसे वो रिलेशंस नहीं रखेगा जो वो रखता आ रहा था माजी में अपने मफाद की वजह से। तो हमें फिर एक नया अलाय जो है वो चाहिए था रीजन के अंदर। दूसरा, पाकिस्तान यूएस डिक्लाइनिंग रिलेशंस, मैंने कहा कि पाकिस्तान रिलेशंस पाकिस्तान के डबल गेम की वजह से ओबामा साहब बार बार इल्ज़ाम लगाते थे उस टाइम पे, तो नीचे ही जा रहे थे। नंबर थर्ड जो है वो यूएस इंडिया ग्रोइंग रिलेशंस हमने देखा, क्योंकि अब जब चाइना यहाँ पे एक पावर बनना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, तो अल्टीमेटली चाइना और इंडिया जो है हमें पता है कि ये इनके रिलेशंस कभी अच्छे नहीं रहे। तो अब यहाँ पे यूएसए जो है उसको अपनी इकोनॉमी की सबसे बड़ी जो है वो टेंशन थी। तो अब यहाँ पे साथ साथ जब BRI वगैरह अनाउंस हुआ, चाइना ने अपनी ग्रैंड स्ट्रेटेजी जो है शो की, तो उसके नतीजे के तौर पे वैसे ही उसकी इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग जा रही थी। तो अब चाइना की राइवलरी में इंडिया के साथ जो है वो रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा सेट करना स्टार्ट कर दिए यूएसए ने, और पाकिस्तान ने जो है वो रिलेशन सेट करना शुरू कर दिए चाइना के साथ। तो इसका मतलब पाकिस्तान ने एक नया इत्तेहादी यहाँ पे चाइना के सूरत में देखा, तो यूएसए जो है वो हमसे दूर होकर इंडिया के करीब हो गया। तो जब हम ये इंडिया करीब था तो हम इंडिया के पास नहीं जा सकते थे, समझ रहे हैं ना। अच्छा, उसके बाद नंबर 4 पे हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ये जो जैसे मैंने कहा BRI, तो CPEC का भी अब हिस्सा बनना था। अब ये न्यू अपॉर्चुनिटीज थी जो कि रशिया के लिए भी थी, रशिया भी से देख रहा था कि उसे गर्म पानी तो चाहिए थे, बजाय इसके वो जंग से नहीं ले सका, तो चलो अब वो जो है वो दोस्ती से फ्रेंडशिप से लेगा और अपना जो है वो ट्रेड करेगा इन पानियों के थ्रू, यहाँ पे इंडियन ओशन में वो आएगा, तो अब यूएस को रास्ता मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि उसने खुद अपना इंटरेस्ट शो किया इस CPEC के अंदर, तो ये भी एक रीजन बना। और नंबर 5 पे जो है वो पाकिस्तान ने 2018 में जो अपनी पॉलिसी शिफ्ट की, ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है कि पाकिस्तान ने जियो स्ट्रेटेजिक से जो जियो इकोनॉमिक पे शिफ्ट हुआ पाकिस्तान, ठीक है, तो उसमें जो अब रोल था वो इकोनॉमी का बहुत ज्यादा था। तो पाकिस्तान को रीजन के अंदर देखना ही था और न्यू मार्केट्स पाकिस्तान को तलाश करनी ही थी, बजाय इसके कि वो जियो स्ट्रेटेजिक अब रहे, क्योंकि जियो स्ट्रेटेजिक तो वो था ही। खैर, अब वो जो नीड अमेरिका से पूरी हो रही थी वो हमारी अल्टरनेटिवली रशिया से और साथ में चाइना से पूरी हो रही थी। तो इसलिए अब हमने नया जो है वो फेज तलाश किया और जियो इकोनॉमिक की तरफ हम बढ़े। तो ये रीजन से दोबारा से हम रशिया के तरफ गए 2014 के बाद, और रशिया का भी
इंटरेस्ट था, यानी ये एक म्यूचुअल जो है वो इंटरेस्ट था और म्यूचुअल जो है वो रिलेशन रहा पाकिस्तान और रशिया के बीच में, इसलिए दोनों तरफ से जो है वो काफ़ी ज़्यादा फायदे थे दोनों के रिलेशंस के। आगे बढ़ते हैं, और अब इसमें 2014 में जो है, जैसे मैंने कहा कि ये एक न्यू एरा स्टार्ट हुआ, तो इसमें जो है वो सबसे पहले जो है वो एक डिफेंस डील पाकिस्तान की साइन हुई, पाकिस्तान का एक एग्रीमेंट साइन हुआ, एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट था जिसके अंदर जो है वो डिटेल में बातचीत की गई कि भाई डिफेंस को जो है वो जो हमने अमेरिका की तरफ हम देखते थे और अमेरिका से हम हेल्प लेते थे, अब उस हेल्प को हमने कन्वर्ट कर दिया रशिया की तरफ, और अब हमने रूस के साथ जो है वो डिफेंस के मुआहदे किए कि भाई हम आपसे इन फ्यूचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुकात बढ़ाएंगे डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो चीज़ें हम अमेरिका से लेते थे डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अब आपसे लिया करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे रिलेशंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होना स्टार्ट हुए यहाँ पे, और जिसमें खास करके सबसे इंपॉर्टेंट जो माना जाता है, पाकिस्तान ने जो हेलीकॉप्टर का MI-35 के जो है वो यहाँ पे एग्रीमेंट्स वगैरह किए कि भाई ये 35 जो कि ऐसी ट्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, खासकर पाकिस्तान की जो है जो ऊंचे नीचे पहाड़ों में है, और तो यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, तो इसके जो है वो एग्रीमेंट्स हमने किए रशिया के साथ, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा पाकिस्तान के लिए भी। इसके अलावा इसी एग्रीमेंट के तहत हमने जब हालात को, हमने जो रिलेशंस को आगे बढ़ाया, ताल्लुकात को, तो हमने फिर क्या किया जी, सितंबर 2013 में एक जॉइंट ड्रिल हुई फर्स्ट टाइम पाकिस्तान और रशिया की, जो कि चिराट के अंदर हुई, जो कि हम मानते हैं ISI का जो है कमांडोज वगैरह का जो है वो एक ट्रेनिंग का एरिया है KPK के अंदर, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है पाक रशिया जो है वो जॉइंट ड्रिल भी हुई। तो इस तरह इसका मतलब ये है कि जो बर्फ थी वो पिघलने लगी और हमारे जो रिलेशंस थे वो मिलिट्री की हद तक जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने लगे आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद 9 जून 2017 को जो है पाकिस्तान SCO का मेंबर बन गया, ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब जब इसका मेंबर बना तो अब अल्टीमेटली फिर पाकिस्तान के जो रिलेशंस थे वो रशिया के साथ बेहतर होने ही थे, क्योंकि रशिया तो इसका बेसिक फाउंडिंग मेंबर था। तो इसका मतलब ये है कि फिर SCO में पाकिस्तान भी चला गया, इंडिया भी चला गया, तो अब ये पूरे का पूरा रीजन के अंदर अब नई अपॉर्चुनिटीज पैदा हो गई, तो पाकिस्तान को भी इन्हें अवेल करना ही था। तो इसने भी, SCO ने भी जो है वो पाकिस्तान को पास लाने में, पाकिस्तान रशिया रिलेशंस को क्लोज करने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसके बाद अगर 2018 की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान ने खुद अपनी पैराडाइम शिफ्ट की और CPEC जो है वो एक गेम चेंजर पाकिस्तान के अंदर जब 2016 में लॉन्च हो चुका था, तो अब इसमें भी जो है फिर वो रशिया ने अपना इंटरेस्ट जो है वो शो किया उस हवाले से। अब 2018 काफ़ी स्पेशल ईयर रहा पाकिस्तान और रशिया के हवाले से, ठीक है, और यहाँ पे पाकिस्तान और रशिया के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुए 2018 के अंदर, और सिविल लेवल के ऊपर भी हम ये कह सकते हैं, मिलिट्री लेवल पे तो इस्टेब्लिश हो चुके थे, अब सिविल लेवल के ऊपर भी 2018 और उसके बाद ऑनवर्ड जो है वो रशिया के रिलेशंस हमारे बनना शुरू हुए। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने रशिया का विजिट किया फरवरी 2018 के अंदर, और बहुत से मुआहदों के ऊपर, एनर्जी समेत जो है वो सिविल मुआहदे जो हैं, जिसमें मिलिट्री भी शामिल है लेकिन सिविल मुआहदे भी शामिल हैं, जिसमें MOUs वगैरह काफ़ी ज़्यादा साइन हुए, और ये फरवरी में जो है इनका विजिट रहा 2018 में। उसके बाद जो है वो आर्मी चीफ साहब जो है कमर जावेद बाजवा साहब जो है वो अप्रैल 2018 में इसी 2 माह बाद यानी कि दोबारा से वो गए और जॉइंट मिलिट्री कमीशन जो है एक बनाया गया, ठीक है, जिसमें यानी कि पाकिस्तान और रशिया दोनों ममालिक जो है उन्होंने मिलकर अपना एक जॉइंट जो है मिलिट्री कमीशन बनाया इसी साल 2018 में। फिर अप्रैल 2018 में जो है वो सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग हुई रशिया के अंदर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एडवाइजर्स की और रशिया की सिक्योरिटी एडवाइजर्स की। इसका मतलब अब रिलेशन बहुत तेजी से डेवलप हो रहे थे और इस्टेब्लिश हो रहे थे कि अब हमें लगता था कि हम रशिया के साथ ताल्लुकात बनाएंगे तो हमें फ़ायदा है, और उनको भी इसमें फ़ायदा था। इसके अलावा पाकिस्तान नेवल जो डेलीगेशन है वो अगस्त 2018 में जो है ये रशिया गया और इसने वहाँ पे नेवल डील वगैरह जो है वो साइन की। तो आप देखें 2018 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर्स रहा पाकिस्तान और रशिया के रिलेशन में, जिसमें बैक टू बैक किसी न किसी तौर पर हमारे जो है वो सिविल और मिलिट्री विजिट्स जो है वो रशिया के हो रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे हमारे रिलेशंस स्ट्रांग हुए। उसके बाद मई 2018 में जो है वो अफगानिस्तान के इशू के ऊपर भी एक मीटिंग हुई, जिसके ऊपर जो है वो डिस्कशन हुई अफगानिस्तान की मीटिंग कि भाई अब अफगानिस्तान जो है जब अमेरिका यहाँ से जाएगा तो अल्टीमेटली फिर अमेरिका अब जहाँ से आएगा तो यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं, तो अफगानिस्तान को हमें सेट करना है, क्योंकि अफगानिस्तान सेट नहीं होगा तो ये पूरा रीजन जो है वो कभी भी पीसफुल नहीं हो सकता कि अगर इसके अंदर जो है वो एक चिंगारी मौजूद रहेगी। तो इसके ऊपर बातचीत हुई। अच्छा, इसके अलावा फरवरी 2019 में रशिया ने जो है वो $14 बिलियन जो है वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में अनाउंस किए और ये कहा कि भाई रशिया जो है वो $14 बिलियन के एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेगा पाकिस्तान के अंदर, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुशाइन था कि अब जो है वो इकोनॉमिकली माशी तौर के ऊपर भी जो है हमारे रिलेशंस इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गए। इसके बाद $2 बिलियन नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन, या जिसको कराची लाहौर गैस पाइपलाइन भी कहते हैं, इसका भी मुआहिदा रशिया के साथ हुआ। और MI-35 हेलीकॉप्टर्स जो है वो 2021 के अंदर जो हमने पहले मुआहिदा किया था उसके अकॉर्डिंगली हमने जो है उसको रिसीव करना शुरू कर दिया इन हेलीकॉप्टर्स को।
और इसके बाद आपने देखा कि 2022 के अंदर अभी जो एक पेड विजिट था, ठीक है, इमरान खान साहब ने जो रशिया का विजिट किया और उसके नतीजे के तौर पे उसी टाइम जो है वो रशिया ने क्या किया जी, यूक्रेन के ऊपर क्या किया जी, अटैक कर दिया और उसका फिर साथ में इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर भी लगा कि पाकिस्तान अब उसका अलाए है। गो कि पाकिस्तान का ये पेड विजिट था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को रोका गया, या खासकर इमरान खान साहब को, जैसे अभी बहुत ज़्यादा डिबेट में है कि भाई इमरान खान साहब को अमेरिका ने कहा कि आप वहाँ ना जाएँ, क्योंकि अमेरिका को किसी सूरत भी ना इस रीजन में पीस चाहिए, ठीक है, क्योंकि रीजन में पीस का मतलब ये है कि मैं भी कल को यहाँ पे अगर करेंसी जो एक्सचेंज होती है, जो कि इमरान खान साहब शायद कि अगर मुआयदा करते हैं इन फ्यूचर कि अगर यहाँ से एनर्जी वगैरह या गंदम वगैरह हम लेके आते और वो जो करेंसी हमारी होती वो अगर डॉलर ना होती, तो अमेरिका को यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज था और ये बहुत बड़ा। और दूसरा, वैसे ही रशिया अगर पावरफुल होता है या कोई उसके साथ ट्रेड करता है तो ये भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा हम फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट बनाएंगे, ठीक है, और उसी के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। अब ये एक बात फिर वहीं पर डिबेट है और बिल्कुल वैसे ही भुट्टो साहब की तरह की डिबेट है कि भाई इनको भी खत मिला, नहीं मिला, जो मिला वो क्यों मिला और उसके अंदर क्या लिखा हुआ था। तो अल्टीमेटली इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को इसलिए जाना पड़ा, एक बहुत ही फेमस परसेप्शन यही है कि भाई अमेरिका नहीं चाहता था और अमेरिका यहाँ पे एक ऐसी गवर्नमेंट चाहता है जो प्रो अमेरिका हो। उसका रीजन ये है कि अमेरिका को दोबारा से यहाँ CIA के अड्डे चाहिए अफगानिस्तान के ऊपर नजर रखने के लिए, ठीक है, ताकि उसका दोबारा से मलबा पाकिस्तान के ऊपर ही आए और फिर से अफगानिस्तान के हालात कभी ना ठीक हो सके। जब अफगानिस्तान के हालात नहीं ठीक होंगे तो अल्टीमेटली ये पूरा रीजन जो है वो अमेरिका के किसी ना किसी तरह कंट्रोल में रहेगा, इस रीजन में पीस नहीं आ सकता, ठीक है। तो अब ये इसलिए उसको जो है वो प्रो अमेरिका गवर्नमेंट ही चाहिए, हम ये कह सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर पाकिस्तान हासिल करेगा यहाँ से एनर्जी तो फिर वो मुल्क जो है, खास करके गैस की अगर हम बात करते हैं, ये इल्ज़ाम भी लगता है कि गैस जो है वो कतर भी जो है वो शामिल है इसके अंदर, कि अमेरिका और कतर ने जो है मिल के रिजीम चेंज यहाँ पे की है, क्योंकि हम गैस जो है वो कतर से लेते हैं। तो अल्टीमेटली कतर को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान जब रशिया से गैस लेगा। दूसरा, आपने देखा कि जब अभी जो सऊदी अरब है उसने भी जो है वो, सऊदी अरेबिया ने भी क्या कहा जी, हम अपनी रीजनल करेंसी के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं चाइना के साथ ऑयल की ट्रेड करें। तो इसका मतलब यहाँ पे डॉलर को बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर डॉलर यहाँ पे ट्रेड में नहीं रहता तो अल्टीमेटली डॉलर ड्रॉप हो जाएगा। जैसे ही डॉलर गिरेगा तो अमेरिका जो है उसकी मैशत की सत्यानाश यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब ये अमेरिका की इकोनॉमी की जंग है एक्चुअली में, जो पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज का जो प्रोसेस है। अगर आप इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि अगर हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं और अमेरिका से दूर होते हैं तो अमेरिका के इस रीजन के अंदर कोई दोस्त नहीं रहेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये पूरा रीजन अमेरिका से निकल जाएगा। जब रीजन निकलेगा तो डॉलर की रेस कम होगी, जब डॉलर की रेस कम होगी और डॉलर नीचे जाएगा तो इकोनॉमी अमेरिका की तो बर्बाद होगी, तो अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन आएगा, सब कुछ जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए उसको यहाँ पे इस रीजन में कैसा चाहिए, इंडिया तो ऑलरेडी उसकी तरफ है, ठीक है। इंडिया जो है वो अभी भी अमेरिका के साथ उसकी ज़्यादा टाइज चल रही हैं। तो इसलिए चाइना को काउंटर करने के लिए और रशिया को काउंटर करने के लिए, इन दोनों ममालिक को काउंटर करने के लिए उसे पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए उसने यहाँ पे अगर उसे पैसे भी लगाने पड़े, कुछ भी हो, तो वो कर सकता है या करने को तैयार है, ठीक है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने आपके सामने रखा है। आप इससे 110% जो है वो डिसएग्री कर सकते हैं, जो मैंने आपके सामने पॉइंट ऑफ व्यू रखा, ठीक है। तो रिजल्ट जैसे मैंने कहा, अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप देख लें क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं खैर, और एट द एंड बात करते हैं जी चैलेंजेस की, कि अब चैलेंजेस क्या हैं पाकिस्तान और रशिया के रिलेशन में। ये जो ताल्लुकात हैं, ये ताल्लुकात हमेशा से इस्टेब्लिश क्यों नहीं हो सके, ठीक है। इस क्यों का हम आंसर लेने की कोशिश करते हैं। उसमें सबसे पहला इशू हमारे स्टेटस को का है। यही इस टाइम पे सबसे खुल के एक्सपोज हो रहा है पाकिस्तान के अंदर और सबसे खुल के सामने आ रहा है कि जो स्टेटस को है एक्चुअली में, ठीक है, ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है, कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट ही यहाँ पे नहीं है। कैपिटलिस्ट क्लास के सारे इंटरेस्ट, क्योंकि कैपिटलिस्ट क्लास का मतलब है बड़े बड़े बिजनेसमैन। अब ये जितने भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अल्टीमेटली ये एक मुल्क के अंदर इनका बिजनेस नहीं होता। आज मल्टीनेशनल का दौर है और मल्टीनेशनल में जो है वो आप देखें पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो फैले हुए हैं। तो ये डिपेंडेंसी और इंटरडिपेंडेंसी की जो हम ये IR के अंदर एक थ्योरीज देखते हैं तो वो यहाँ पे हमें दिखाई देती हैं कि ये कैपिटलिस्ट लोग जो हैं, इनके इंटरेस्ट जो हैं वो अमेरिका के साथ ज्यादा हैं, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट कंट्री है। वहां पे बिजनेस है, वहां पे सब कुछ है, वहां पे इनका अपना पूरे पूरा स्ट्रक्चर है, इनकी एजुकेशन वहां पे है, स्टेटस को की अशराफिया, जिसको पाकिस्तान में कहा जाता है अशराफिया अशराफिया अशराफिया। तो अशराफिया जब तक होल्ड रहेगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर, इस जमहूरियत के ऊपर, जब तक अशराफिया का, तब तक अमेरिका यहां पे मौजूद रहेगा, अमेरिका यहां से नहीं जा सकता, सिंपल। दूसरा ये है कि प्रो US फॉरेन पॉलिसी हमारी रही है और इसमें आर्मी को भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है, क्योंकि आर्मी की माजी में बहुत ज़्यादा टाइज रही हैं। और दूसरा, आर्मी के भी इंटरेस्ट अमेरिका के साथ रहते हैं, ठीक है। जैसे हमने 70 ईयर्स अगर हम देखें या 75 ईयर्स, तो हम जो है वो प्रो US रहे हैं, तो एकदम से रिलेशंस को ख़त्म करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
थर्ड पे जो है वो इंडियन फैक्टर भी यहाँ पे मौजूद है कि इंडिया यूएस जो है, अब इंडिया बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करता है यूएस को कि पाकिस्तान को वो किसी भी सूरत में इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तरफ या ऐसी चीज़ों की तरफ ना जाने दे जिससे पाकिस्तान की मैशत को फ़ायदा हो, क्योंकि जब फ़ायदा होगा तो पाकिस्तान स्ट्रांग होगा, जब पाकिस्तान स्ट्रांग होगा तो इंडिया के मुकाबले में आएगा। तो इसलिए यहाँ पर यह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिया के यूएस के साथ जो रिलेशंस हैं वो तो हैं बराबरी के, वो ये मानते हैं, ठीक है, और किसी हद तक बराबरी के हैं क्योंकि तीसरी बड़ी इकोनॉमी है इंडिया। तो पाकिस्तान के जो यूएस के रिलेशंस हैं वो बराबरी के हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यूएस की इकोनॉमी या यूएस का जो पूरा स्ट्रक्चर है, पावर स्ट्रक्चर है, पाकिस्तान उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो उस लेवल पे कभी हो नहीं सकते। इस्टेब्लिशमेंट का रोल आपने देख लिया, मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है। और आप देख लें कि किस तरह जो है वो इस्टेब्लिशमेंट, अब सारी इस्टेब्लिशमेंट हम नहीं कह सकते, ठीक है। जो इस्टेब्लिशमेंट में वो अशराफिया का जो हिस्सा है, ठीक है, जो जिनके बच्चे बाहर हैं, जिनकी फैमिलीज बाहर हैं, जिनका सब बाहर है, उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो कोई ऐसा डिसीजन लें, ठीक है जी। और अफगानिस्तान का जो इशू है वो भी आपने देखा कि अफगानिस्तान की वजह से भी यूएस जो है वो किसी सूरत नहीं पाकिस्तान को छोड़ सकता। तो ये चैलेंजेस हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? न्यू मार्केट है। अब जैसे पाकिस्तान ने पूरी अपना पैराडाइम अगर शिफ्ट किया है जियो इकोनॉमिक से जियो स्ट्रेटेजिक के ऊपर, तो माशी तौर पर पाकिस्तान को फ़ायदा लेना है, क्योंकि पाकिस्तान एक समझ चुका है कि भाई पिछले 75 ईयर्स में अगर हम अमेरिका के अलाय बने हैं तो हमें उसके नतीजे के तौर पर क्या मिला? वॉर्स मिली हैं, हमें जंगें मिली, हमें उन जंगों के अंदर नुकसान हुआ, बेशक हमें पैसे मिले, ठीक है, लेकिन उन पैसों से हमारी इज्जत तो नहीं बनी। ऐसा ही है, उन पैसों से हमें नुकसान हुआ। तो हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें जियो स्ट्रेटेजिक से अब हमें कहां पे आना है? जियो इकोनॉमिक के ऊपर आना है। तो अगर इकोनॉमिक के ऊपर आएंगे तो अल्टीमेटली हमें फिर इकोनॉमी के लिए नई मार्केट्स जो है तलाश करनी पड़ेंगी, और ये रशिया एक बहुत बड़ी मार्केट हमारे लिए साबित होगी। ऑयल एंड गैस एनर्जी सेक्टर के लिए हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अमेरिका से गैस तो नहीं ले रहे कि अमेरिका से हम गैस ले रहे हैं, लेकिन रशिया से हम ले सकते हैं, क्योंकि रशिया में तो गैस बहुत है, ऑयल एंड गैस एनर्जी सरप्लस है वो, तो हम वहाँ से फ़ायदा ले सकते हैं। सीपेक के हवाले से अब हमें अल्टीमेटली जब रशिया यहाँ आएगा तो हमें उसके साथ रिलेशंस बनाने ही बनाने हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि सीपेक के थ्रू हम पूरी दुनिया को लिंक करें अफगानिस्तान के हालात ठीक करके। न्यू ब्लॉक बनेगा तो जैसे मैंने कहा न्यू करेंसी भी आएगी, तो फिर वो अमेरिका को एक चैलेंज है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान जो डॉलर्स टाइम पे 180 से ऊपर है वो कम से कम हमें नीचे आएगा, तो हमारा जो ये इन्फ्लेशन है, ये इतना सब कुछ है, वो कम होगा। देखें, डॉलर नीचे आएगा तो हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। अब कैसे बहुत बड़ा फायदा होगा, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि हम जो हमारा ऑयल है, तकरीबन 70% हम जो ऑयल है एनर्जी के लिए वो ले रहे हैं बाहर से, चाहे वो हम सऊदी अरब से ले रहे हों या यूएई से, कतर से ले रहे हों एनर्जी अपनी नीड पूरी करने के लिए। तो 70% हम ये जो पेमेंट कर रहे हैं तो डॉलर में कर रहे हैं, क्योंकि लोकल करेंसी तो कोई है नहीं। तो जब डॉलर में कर रहे हैं तो डॉलर इतना महंगा है, तो आप सोचेंगे फॉरेन रिजर्व्स कितने ज़्यादा जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। लेकिन अगर ये डॉलर रिप्लेस होगा, यहाँ पे रीजनल कोई करेंसी होगी, तो उसमें क्या होगा कि डॉलर का ये जो प्रेशर है 180 का वो खत्म हो जाएगा। तो हमें उससे बहुत बड़ा हमारा जो फॉरेन जो रिजर्व है वो बचेगा, और उसी से हमारी जो इकोनॉमी है वो बेहतर होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं जी? इंडियन अलायंस है, अब अमेरिका का अलायंस है अमेरिका का अलायंस है इंडिया के साथ, तो हम जो है उसके अगेंस्ट में रशिया के साथ अपना अलायंस जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यानी वो जो माजी में आपने देखा, अब यहाँ पे अगर आप मैप के अंदर देखिए तो यहाँ पे इंडिया जो है एक टाइम पे जब हम रशिया की तरफ अमेरिका की तरफ चले गए तो इंडिया और रशिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे। इसी वजह से 2 बार रशिया ने अपने वीटो पावर जो है वो इस्तेमाल किया, किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ, रशिया की फेवर में। 2 बार हमें जो जंगें थी उन जंगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि रशिया ने खुल के इंडिया की मदद की। तो अब इंडिया जो है ये हो गया प्रो यूएस, ठीक है। इसकी अब पॉलिसी शिफ्ट होती जा रही है। उसका रीज़न ये है कि चाइना के यहाँ जो ग्रोइंग पावर है, ठीक है, उसकी वजह से उसे पता है कि चाइना रशिया अब यहाँ पे अगर बीआरआई की बेल्ट बनेगी तो बीआरआई की बेल्ट में इंडिया तो शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब इसे यहाँ पे पावरफुल अलाई को ढूंढना ही ढूंढना, और वो यूएस है। तो इसलिए पाकिस्तान को अब यहाँ पे मिल रहा है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ भी और रशिया के साथ भी मिलकर यहाँ पे पूरे का पूरा अगर यहाँ पे बेल्ट बनता है, ठीक है, जिसमें ईरान आता है, जिसमें टर्की से स्टार्ट होते हैं, ये टर्की भी एंटी अमेरिका है, ठीक है। तो वहाँ से अगर ये स्टार्ट करते हैं तो एक बहुत बड़ा बेल्ट जो है इस रीजन का बनता है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक न्यू मार्केट बन सकती है। पाकिस्तान और चाइना रशिया जो है, जैसे मैंने कहा कि अब इनका ऑलरेडी एक एग्रीमेंट हो चुका है सीपैक के हवाले से। अच्छा, इंडिया वर्सेस यूएस और पाकिस्तान वर्सेस रशिया, यानी अगर वो वहाँ शिफ्ट होंगे तो हमें यहाँ शिफ्ट होना ही पड़ेगा अल्टरनेटिवली, क्योंकि हमें यहाँ शिफ्ट होना है। और एट दी एंड अगर हम बात करते हैं कि भाई हमारे लिए बेस्ट क्या है, देखिए आप तनकीद बेशक करें, तनकीद कर सकते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारे लिए बेस्ट जो है वो अब ये जो 70 ईयर्स की पॉलिसी या 75 ईयर्स की पॉलिसी है, इसको चेंज करना बेस्ट है। चेंज करना क्यों बेस्ट है? क्योंकि देखिए 75 ईयर्स में अगर हम ग्रोथ नहीं कर सके, तरक्की नहीं कर सके अमेरिका के साथ रह के, तो इसका मतलब ये है
आगे भी हमें इसके चांसेस नज़र नहीं आते, क्योंकि अमेरिका हमेशा मफाद परस्ती के ऊपर है। दूसरा, हमेशा रीजन के अंदर फ्रेंडशिप रखी जाती है, रीजन से बाहर वो आपको कभी फायदा नहीं दे सकती। तो बेस्ट यही है कि हम अगर चाइना के साथ मिल रहे हैं और चाइना जो है वो ऑलरेडी जो है वो अगेंस्ट है यूएस के, तो इसका मतलब ये है कि फिर चाइना अगर प्रो रशिया है तो हमें भी प्रो रशिया होना पड़ेगा अपनी इस दोस्ती के लिए। तो हम अगर इस नए बेल्ट में जाएंगे तो हमें हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा फायदा है। हम स्ट्रेटेजिकली तो रशिया अमेरिका के साथ थे, लेकिन अब अगर हमने वो नीड चेंज कर ली है तो अब हमें चेंज होना चाहिए, मैं समझता हूँ। ठीक है, आप तनकीद कर सकते हैं, और ये एक ओवरऑल व्यू है पाकिस्तान रशिया के रिलेशंस के ऊपर। और जैसे मैं कहता हूँ कि इसमें मेरी राय शामिल है, आप अपनी राय दे सकते हैं। और एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।